ओके। हाँ ठीक है, ओके, भूल गया था। सो सर्च इंजन की नीड आ गई थी तब। पहला जो सर्च इंजन लॉन्च हुआ था वो था याहू। आपको पता है पहला सर्च इंजन याहू लॉन्च हो चुका था? पता था किसी को? पता है नहीं, किसी को? पहला था वो नहीं पता। पहला सर्च इंजन था याहू। अब ठीक है, सर्च इंजन क्या है वगैरह हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उतना फेमस हो चुका था याहू उस टाइम पे, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हो चुके थे उस टाइम पे। 1996 उसके बाद 1996 में सर्जे ब्रिन और लैरी पेज, ये दो बंदों ने गूगल इस सर्च इंजन पे काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बट इसका नाम गूगल नहीं था। इसका नाम गूगल नहीं था पहले। कुछ किसी को आइडिया है क्या नाम था इसका? एनीवन? नो आइडिया। किसी को आइडिया है क्या गूगल का पहला नाम क्या था? नो। नो? ओके। गूगल का सर्च इंजन, गूगल ये जो नाम रखा था लैरी पेज या सर्जे ब्रिन ने, वो एक स्पेलिंग मिस्टेक था। बट उसके पहले उन्होंने नाम रखा था बैकरब नाम से। ओके। बैकरब, BACKRUB, बैकरब नाम से एक उनका एक सर्च इंजन का एक स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने। लॉन्च नहीं हुआ था वो उसके बाद। ठीक है, फिर उन्होंने उसमें बहुत सारे जो है रीनेमिंग प्रोसीजर हुआ उनका। फिर बाद में गूगल रखा, फिर गूगल इस नाम से उन्होंने लॉन्च किया था सर्च इंजन को 1996 में। बेसिक जो फाउंडेशन था सर्च इंजन को लॉन्च करने के पीछे, उसके पीछे तो वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड करना सबसे पहली बात। उसके बाद कंटेंट, देन रिलेवेंसी, वैल्यू बेस्ड कंटेंट एंड रिलेवेंसी। जैसे अगर इसमें इसका क्या मतलब होता है, जैसे मुझे कुछ सर्च करना है तो एक आधा कीवर्ड मैं डालूंगा सर्च इंजन में, सर्च बार में, और मुझे उससे रिलेटेड मुझे वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रिजल्ट्स बताएगा। और वो मेरे कीवर्ड से रिलेवेंट होना चाहिए वो रिजल्ट जो मुझे आ रहा है। तो दैट इज बेसिकली रिलेवेंसी। और वैल्यू ऑफ क्वालिटी और जो है कंटेंट, वो रिलेवेंट होना चाहिए मेरे कीवर्ड से। दैट वाज द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस सर्च इंजन मॉड्यूल। तो फाउंडेशन में बस यही तीन चीजें थी, बट एवरीथिंग वाज इन अ स्कैटर्ड वेज। ठीक है, फिर भी स्कैटर्ड वेज में थी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी वेबसाइट्स, जितने भी वेबसाइट्स, मल्टीपल लाखों करोड़ों वेबसाइट्स अभी भी इंटरनेट पे है, लेकिन सबके सब सर्च इंजन में कैसे आएंगे, गूगल में कैसे आएंगे, इसके लिए उन्होंने एल्गोरिदम को लॉन्च करना शुरू किया। एल्गोरिदम क्या है ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। एल्गोरिदम एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है जो जितने भी सारे वेबसाइट्स है इंटरनेट के ऊपर, तो उनको प्रॉपरली इंडेक्स करता है। ये सब देखेंगे हम लोग, इंडेक्सिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है। जस्ट आपको एक बेसिक सा मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, इन सभी जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, उन सभी टर्म्स का हम लोग बारी बारी से उसका डेफिनेशन या उसका जो भी है मीनिंग हम लोग देखेंगे। ओके। ठीक है, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो SEO stand for search engine optimization, which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine results. देखिए, अभी इसका डेफिनेशन का मैं मीनिंग समझाता हूं। प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। क्वालिटी और क्वांटिटी, जैसे मैं कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले तो वो क्वालिटी रिलेवेंट रिजल्ट्स मुझे बताएगा। ठीक है, और उसके बाद वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स रहेंगे, ना कि पेड रिजल्ट्स। पेड रिजल्ट्स यानी गूगल एड्स के माध्यम से हम लोग जब एड्स लगाते हैं तो टॉप के 3 जो रिजल्ट्स रहते हैं, 3 या 4 रिजल्ट्स, वो होते हैं पेड रिजल्ट्स। और जैसे मैं यहाँ पे अगर एक मिनट, मेरा स्क्रीन आपको न्यूज शेयर, जैसे मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड डालता हूँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन?
यहाँ पे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग, हाँ डिजिटल मार्केटिंग अगर ये कीवर्ड डालता हूँ सर्च इंजन में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट जैसे मैं कोई और दूसरा कीवर्ड डालता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे डालिए। हाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे, ठीक है। पुणे, देखिए यहाँ पे ये तो गूगल में सर्च के रिजल्ट्स बता रहा है। यहाँ पर भी कोई ऐड नहीं है, शायद पुणे के लोग ऐड नहीं लगा रहे। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बैंगलोर सर्च करता हूँ, ठीक है। बैंगलोर के लोग भी ऐड नहीं दिखा रहे हैं, मुंबई ओके। के हाँ यहाँ पे एक ऐड आ रही है, बट यहाँ पे भी कोई कीवर्ड के ऊपर काम नहीं किया गया होगा गूगल एड्स में, दैट इज वाई ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। शायद मैं डेली करता हूँ, डेली यहाँ पर भी रिजल्ट्स वो ना रात नीचे के टाइम को एक्चुअली शेड्यूल करते होंगे, वो ऑफ करते होंगे हो ad। सकता है, हो सकता है, हो इसलिए सकता कम दिख रहे हैं। हाँ हो सकता है। देखिए ये यहाँ पे जो बॉटम में रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो ऊपर में भी आते हैं, ठीक है। और इस फर्स्ट सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है, यहाँ पे मोस्टली 10 जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ये जो भी विदाउट यहाँ पे ऐड का सिंबल नहीं है, जैसे यहाँ पे ऐड का एक टेक्स्ट लिखा है यूआरएल के सामने, ये ऐड से बेसिकली। और ये बाकी के जो है ना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, वो नेचुरल रिजल्ट्स हैं, जो कि एसईओ के बाद, एसईओ करने के बाद वहां पे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिकली द मीनिंग ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करके वो वेबसाइट्स रैंक हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सर्च इंजन, ठीक है। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन आर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे। सर्च इंजन जो है ना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अल्गोरिदम्स बेस्ड मॉड्यूल है, मतलब अल्गोरिदम्स यानी वो भी एक मैथमेटिकल या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, जो अल्गोरिदम्स बेसिकली रैंकिंग फैक्टर्स में यूज होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। तो फास्टेस्ट रिजल्ट हमको देता है वो होता है सर्च इंजन, ठीक है, इतना हम लोग समझ लेते फिलहाल। सो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो है गूगल है, नो डाउट। 92% 91% समथिंग जो है पूरा मार्केट शेयर गूगल ने ऑक्युपाई किया है। उसके बाद आता है याहू, उसके बाद आता है बिंग, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया की अगर, यूएस की अगर बात करें तो गूगल, बिंग और याहू ये मोस्टली इस ऑर्डर में होते हैं। गूगल पहला है, देन बिंग, देन याहू। An estimated 70 to 80% of internet users use Google as search engine, and 30 to 20% internet users use other search engines. So other search engines बहुत कम यूज होते हैं, बट वो भी यूज करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका भी एक मार्केट शेयर है, 3.72% समथिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टा वेबसाइट से ये जो है फिगर निकाली है। गूगल का नेट मार्केट शेयर 70.83, स्टैट्स काउंटर 91.98, स्टैटिस्टा की जो रैंकिंग है यहाँ पे, मतलब उन्होंने दिया है परसेंटेज 87.35, देन बिंग, देन बाइडू। बाइडू ये एक चाइना का सर्च इंजन है, आपको पता है बाइडू? बाइडू ये एक चाइना का सर्च इंजन है, वहाँ गूगल वगैरह नहीं चलता है ना, फेसबुक नहीं चलता, ना यूट्यूब चलता है, वहाँ पे सब बैन है। तो इसका भी एक मार्केट शेयर है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन है उतनी, तो उसका तो हक बनता है इस टॉप 3 या टॉप 5 रिजल्ट्स में आना, ठीक है। देन आता है याहू, देन आता है यांडेक्स, यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है। देन आता है डक डक गो, डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। इनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट ये भी यूज होता है, ठीक है। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मोजिला भी हो सकता है, तो मोजिला नहीं। क्रोम ये ब्राउजर से एक्चुअली, ठीक है। मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम वगैरह जो है, जितने भी है ना, ये जैसे ओपेरा, ये ब्राउजर्स होते हैं,
ये इंटरनेट ब्राउजर्स है, ये सर्च इंजिन्स नहीं है, ठीक है। गूगल, बिंग, बैडू, याहू, इंडेक्स, डकडकगो और आस्क एओएल, ये भी एक सर्च इंजिन्स थे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्च इंजन का वर्किंग प्रोग्रेस क्या, सॉरी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो सर्च इंजन्स के ना क्या होता है, कुछ क्रॉलर्स होते हैं। इसके पहले तो मैं क्रॉलर्स का डेफिनेशन बताता हूँ। सर्च इंजन के कुछ क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स यानी कि रोबोट्स, उसको स्पाइडर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉलर्स जो होते हैं ना, हम उनको इनवाइट करते हैं गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से। गूगल सर्च कंसोल का जो पार्ट है हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या होता है। बट जैसे हमने वेबसाइट बना ली है, अब हमने तो वेबसाइट बना लिया, बट किसी को क्या पता चले, कैसे पता चलेगा, गूगल को कैसे पता चलेगा या किसी को भी कैसे पता चलेगा कि हमने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च करेगा, बंदा बोलेगा कि यार आपने वेबसाइट, हमारा तो वेबसाइट नहीं दिख रहा गूगल पे सर्च इंजन पे, तो कैसे दिखेगा। गूगल को हमने इनवाइट ही नहीं किया कि हमारे वेबसाइट पे आओ, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करो वगैरह वगैरह। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वेबसाइट अगर बनाते हैं तो गूगल्स के जो क्रॉलर्स होते हैं, वेबसाइट क्रॉलर्स या उसको स्पाइडर्स भी बोलते हैं। स्पाइडर्स, ये देखिए यहाँ पे एक चित्र है, इमेज है, क्रॉलर्स यानी मकड़ी या स्पाइडर बोलते हैं उसको, या बॉट्स भी बोलते हैं, रोबोट्स भी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज। मैं इस यहाँ पे अभी क्रॉलर या स्पाइडर इस टर्म का यूज करूंगा। सो क्रॉलर क्या करते हैं, गूगल के वेबसाइट को पूरी स्कैन करते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, जो भी हमारे वेबसाइट में कंटेंट है और जो भी हमने वहाँ पे इमेजेस या जो भी कंटेंट हमने वहाँ पे शेयर किया है, तो पूरे कंटेंट को स्कैन करते हैं और प्रॉपरली उस वेबसाइट के जो कंटेंट को है ना गूगल के सर्च इंजन के डेटाबेस में इंडेक्स करते हैं। अभी ये प्रोसेस कैसा होता है, इस डायग्राम से अभी समझते हैं। जैसे search engines do a lot of preparation work so that when you click search you are presented with a set of precise and quality results that answers your questions and queries. So इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग जब भी कोई कीवर्ड डालते हैं, कीवर्ड यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी डाला है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो ये जब भी कीवर्ड डाले हैं मैंने, तो मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स जो है ना, हमारा जो भी क्वेरी है या जो भी कीवर्ड है, क्वेरी और कीवर्ड में क्या अंतर होता है कि ये हम लोग अभी बाद में देख, जब कीवर्ड रिसर्च आएगा क्वेरी और कीवर्ड में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो अभी इसको, इस टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी हम लोग कीवर्ड डालते हैं गूगल के सर्च इंजन में, तो हमको गूगल क्या करता है, मोस्टली रिलेवेंट रिजल्ट्स देता है हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। रिलेवेंट कोई भी, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला तो वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट नहीं दिखाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का ही इंस्टीट्यूट दिखाएगा या एजेंसी दिखाएगा, ठीक है। अगर वो रिलेवेंट अगर रिजल्ट नहीं दिखाता तो उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है, गूगल को यूज नहीं करता। सो इसकी वजह से गूगल या बाकी के सर्च इंजिन है ना, यही पे इसी पे काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट जब बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद बहुत सारे डेवलपर्स या जो वेबसाइट डिजाइनर्स है उन लोगों को नहीं पता होता है कि गूगल का भी एक वेब मास्टर टूल है, ठीक है। हम लोग गूगल सर्च कंसोल का आगे देखने वाले हैं कि क्या है उसका पार्ट वगैरह, ठीक है। बट गूगल के जो रोबोट्स होते हैं ना, उनको इनवाइट करना है हमको, और इनवाइट करके हमारी वेबसाइट को उनको परोस देना है कि ये वेबसाइट है हमारी, इनको छान लो और अपने यहाँ पे रख लो, ठीक है। ताकि जब भी हमारे यूजर से, हमारी वेबसाइट के यूजर से अगर कोई सर्च करता है हमारे बारे में, तो उसको रिजल्ट दिखाओ तुम। तो बेसिकली दैट इज द वर्क ऑफ क्रॉलर्स, ठीक है। क्रॉलर्स आते हैं, इंडेक्स करते हैं वेबसाइट को, जैसे यहाँ पे है, क्रॉलिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, देन रैंकिंग मिलता है हमें। अब ये इतना इजी प्रोसेस तो है नहीं, ठीक है। अभी और कुछ जानना हमें बाकी है। बेसिकली आप यहाँ पे समझो कि क्रॉलर्स आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं हमारी वेबसाइट पे, डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद वो पर्टिकुलरली उस डेटा को इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स करते हैं मतलब क्या, कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। किस कैटेगरी में मतलब, देखो इंटरनेट पे क्या है ना कि बहुत सारी वेबसाइट है, मल्टीपल निश में, देयर आर मेनी निशेस। मतलब स्पोर्ट्स हो गया, फैशन हो गया, स्पोर्ट्स में लाखों वेबसाइट्स होंगी, फैशन में लाखों वेबसाइट्स होंगी, मार्केटिंग में लाखों वेबसाइट्स होंगी, जैसे मूवीज में लाखों वेबसाइट्स होंगी, और इतने सारे मल्टीपल निशेस है, फूड, ट्रैवल्स, होटल, इतने सारे लाखों, हर एक कैटेगरी में अलग अलग वेबसाइट्स होंगे, अलग अलग निश में।
तो मेरी जो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, वो किस फील्ड में आनी चाहिए, वो किस निश में आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो इंडेक्सिंग कर लेता है कि हाँ भैया ये डिजिटल मार्केटिंग की है, तो ये मार्केटिंग में आई, पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग में आई, इस कैटेगरी में आती है। तो वे वेबसाइट को क्या करता है, वहां पे इंडेक्स कर देता है। अगर कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट है, तो वो उस इंडेक्सिंग में जाएगा, उस निश में जाएगा। तो इस हिसाब से वो प्रॉपरली इंडेक्स कर लेते हैं। जैसे फैशन की वेबसाइट्स अलग हो गई, स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स अलग हो गई, और बाकी मूवीज की वेबसाइट्स अलग हो गई, और बाकी के अलग अलग निशेस जो है उनकी वेबसाइट्स अलग अलग होती जाती हैं। सो इस तरीके से देन आता है काम एल्गोरिदम का। ठीक है, एल्गोरिदम क्या करता है कि बाकी की जो जितने भी वेबसाइट्स वहां पे इंडेक्स हो गई है, उन 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 वेबसाइट्स को रैंकिंग देने का काम। जैसे फर्स्ट पे कौन सी वेबसाइट आएगी, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट पे कौन सी वेबसाइट आएगी फर्स्ट रिजल्ट पे, देन सेकंड पे कौन सा वेबसाइट आएगा, थर्ड पे कौन सा वेबसाइट आएगा, फोर्थ पे कौन सा वेबसाइट आएगा, फिफ्थ पे कौन सा वेबसाइट आएगा। इस तरीके से ये जो वेबसाइट्स है इनको रैंकिंग देने का काम एल्गोरिदम करता है। और रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स है, और कितने फैक्टर्स है मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल ने नहीं बताया है। गूगल कभी नहीं बताता है कि रैंकिंग फैक्टर्स ये है, इसको कर लो तो आपको रैंकिंग मिल जाएगा। गूगल कभी नहीं रिवील करता है कि मेरे इतने रैंकिंग फैक्टर्स है, आप मेरे हिसाब से इतने चलो तो आपको इतना रैंकिंग मिलेगा, या आप गूगल के सर्च रिजल्ट्स के फर्स्ट पेज में आओगे। गूगल कभी रिवील नहीं करता। गूगल के एल्गोरिदम्स इतने ये होते हैं, मतलब एकदम हार्ड होते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम क्या, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको समझ नहीं पाएगा, जितना भी चाहे एसईओ का एक्सपर्ट हो। किसी को गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में या गूगल के एल्गोरिदम, क्योंकि हमेशा उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो उसका रैंकिंग फैक्टर्स के लिए डिजिटल आवाज मार्केटिंग। कट हो रही है आपकी। मेरी आवाज कट हो रही है हाँ, बीच बीच में। शायद योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, अभी आ रही है। हाँ, ओके, सो तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉलिंग। जैसे अभी मैंने बताया कि सर्च इंजन्स हैव नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंड दिस प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज क्रॉलर्स। सो जैसे मैंने बोला था कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, रोबोट्स बोलते हैं उनको सर्च इंजन्स के, तो वो आते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और पब्लिकली अवेलेबल करके देते हैं लोगों को। दैट इज बेसिकली व्हाट इज क्रॉलिंग मीनिंग बाय। सो these programs scan by web and create a list of all the websites। मैंने बोला था अभी, लिस्ट करते हैं वेबसाइट्स को और प्रॉपरली इंडेक्सिंग करते हैं पर्टिकुलर निशेस में। then they visit each page of website, and by reading the HTML code they try to understand the structure of page, the type of content, the meaning of content, when it was created and updated। so अगर मैं यहाँ पे किसी भी, अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, हाउ टू लूज वेट। ठीक है, हाउ टू लूज वेट। अगर ये यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा मैं लिंक को क्लिक करता हूँ। ठीक है, लिंक को क्लिक करने के बाद अब गूगल के क्रॉलर्स को या गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये वेबसाइट का कैसे डिजाइन किया है, कौन सा थीम यूज किया है, कौन से इमेजेस यूज किए हैं, किस, गूगल को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्रॉलर्स को। वो किस तरीके से सर्च करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स अगर मैं क्रिएट करता हूँ, मतलब से ये करता हूँ, तो गूगल को ना ये सब दिखता है। जो क्रॉलर्स होते हैं ना, क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिखती है, वो वेबसाइट इस तरीके से नहीं देखता। वेबसाइट को क्रॉलर्स जो होते हैं हमारी वेबसाइट को इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, सो ये तरीका है, ये मतलब ये है क्रॉलर्स का जो कंटेंट इंडेक्स करने का तरीका। ठीक है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि हमने कितना मार्जिन दिया, कितना स्पेस दिया, कितना क्या दिया। उनको सिर्फ ये सोर्स कोड दिखता है, सोर्स कोड को वो इंडेक्स करते हैं और उसी से वो कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉलर्स का काम। व्हाई शुड वी बी केयर अबाउट क्रॉलिंग। तो हमें क्रॉलिंग की क्या, मतलब क्रॉलिंग को जानना या समझना क्यों जरूरी है, या क्रॉलिंग ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सो इफ दे कांट फाइंड योर कंटेंट यू वोंट गेट एनी रैंकिंग्स ऑन सर्च ट्रैफिक। अगर क्रॉलिंग ही नहीं हुआ तो रैंकिंग
आता ही आएगा ही नहीं, और दूसरी बात तो सर्च रिजल्ट पेजेस में भी नहीं आएगा अगर क्रॉलिंग नहीं हुआ तो। अब क्रॉलिंग हुआ है ये मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ये वेबसाइट है, जैसे ये कीवर्ड हमने सर्च किया है, अब यहाँ पे ये जो यूआरएल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक नीचे पॉइंट किया हुआ एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, मेरा माउस जहाँ पे है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो कैश्ड करके यहाँ पे एक बटन ओपन होगा, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर में कुछ आता है, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर में अगर नहीं आता व्यू पेज सोर्स या ऐसा टेक्स्ट वर्जन अगर नहीं आएगा तो ये मान लो कि ये पेज गूगल ने क्रॉल नहीं किया होगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ व्यू सोर्स को, तो गूगल ने ये पेज को इस तरीके से क्रॉल किया है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। हर वेबसाइट, हर सर्च रिजल्ट्स में ये आपको पॉइंटर दिखेगा, डाउनवर्ड पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो भी कैश्ड, ठीक है, यहाँ पे हर जगह मिलेगा आपको। सो इस तरीके से वो क्रॉलिंग का ये होता है। देन इंडेक्सिंग। हाँ, अब इंडेक्सिंग क्या होता है? जैसे क्रॉलर्स आए हमारी वेबसाइट पे, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उसके बाद उसको वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब जितने भी वेब पेजेस हैं हमारे वेबसाइट में उसको ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन उस वेबसाइट को सॉर्ट करते हैं। करते हैं मतलब क्या कि जैसे मेरे वाला बोला था कि वेबसाइट एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे क्रिकेट की वेबसाइट है तो स्पोर्ट्स में आएगी, तो उसको सॉर्ट करना बोलते हैं, ठीक है। सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर निश में वो स्टोर करके रख देंगे सर्च इंजन के डेटाबेस में, ठीक है। सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर करके रख देंगे, और वहां पे अगर कोई बंदा उस जो भी वेब पेजेस है या वेबसाइट है वहां पे जो भी कीवर्ड उसने कीवर्ड्स के ऊपर काम किया है, तो वो कीवर्ड अगर वो वहां पे सर्च करता है सर्च इंजन में जाके, तो वो वेबसाइट जो सर्च इंजन है वो रिजल्ट्स को लाके आपके सामने रख देगा कि ये बेटा ये वेबसाइट है, ये आप सर्च कर रहे थे, ये वेबसाइट आपको रखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लो। तो मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स वो लाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो व्हाई इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट? इफ योर वेबसाइट इज नॉट ऑन इंडेक्स देन इट विल नॉट अपीयर इन एनी सर्चेस, ठीक है। कोई भी सर्च कर लो आपका वेबसाइट नहीं दिखेगा। सो देन इंडेक्सिंग का थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सर्च इंजन्स डोंट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंडेक्स बट दे ओनली कीप थिंग्स लाइक, मतलब सर्च इंजन कोई ऐसा नहीं है कि आपकी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरी की पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर कर लेगा अपने डेटाबेस में। उतना उसके पास समय भी नहीं होता, और उतना वो क्या बोलते हैं उसको, उतना उसके पास स्टोरेज भी नहीं होता कि इतनी सारी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स वहां पे स्टोर होके रहती है। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके नहीं रखता। तो बेसिकली वो क्या स्टोर करके रखता है? तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज। अब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज क्या है? जैसे ये टाइटल है, ये टाइटल है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये टाइटल है, और ये टाइटल और उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये हमने जो भी एक्सर्प्ट्स दिए हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे बाद में। तो जो भी एक्सर्प्ट्स दिए हैं हमने यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये और उसका स्लग यानी कि ये यहाँ पे, ठीक है, स्लग यानी कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, परमालिंक भी बोलते हैं उसको, जैसे www.marketo.com/digital marketing, ये जो है ना उसको स्लग या परमालिंक बोलते हैं। तो वो बेसिकली ये चीजें स्टोर करके रखता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन टाइप ऑफ द कंटेंट। टाइप ऑफ द कंटेंट मतलब कौन सी कैटेगरी का वो कंटेंट है, मैं जैसे मैंने बोला था कौन सी कैटेगरी का वो कंटेंट है। देन उससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स है, हमने जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड है, तो हमने वो कीवर्ड को कितनी बार यूज किया है हमारे जो कंटेंट है उसमें, तो उस कीवर्ड के ऊपर हमने कितना काम किया है, और वो कीवर्ड ही वो जो है जब कोई सर्च बार में डालता है तो वो कीवर्ड से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देता है, तो वो कीवर्ड भी वो स्टोर करके रख देता है। देन नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स। अब नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स यानी कि क्या? जैसे ये अगर मैं वेबसाइट मार्केटो की ओपन करता हूं तो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग
सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स भी दिए होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, ये इंटरनल लिंक्स है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप देखो, यहाँ पे सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे भी आपको लिंक देगा। यहाँ पे जैसे मैं हॉवर कर लेता हूँ ये ब्लू इसमें, तो ये इंटरनल लिंक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी हाँ, ये आउटर सॉरी आउटबाउंड लिंक है। यहाँ पे नीचे अगर देखो आप, यहाँ पे मैं हॉवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे mdgadvertising.com का एक URL दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं हॉवर कर लेता हूँ, ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक्स हैं। इनको भी क्रॉलर्स इंडेक्स कर लेते हैं। मतलब ये वेबसाइट में आया क्रॉलर, और आने के बाद यहाँ पे जितने भी लिंक्स दिए गए हैं, इंटरनल लिंक्स हो या आउटबाउंड लिंक्स हो, इन सभी लिंक्स के थ्रू वो क्रॉल कर लेता है कि यहाँ पे कितने लिंक्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिंक्स के बाद इस पेज पे आता हूँ। इस पेज पे आने के बाद जितने भी यहाँ पे भी कितने भी लिंक्स दिए गए होंगे, इन लिंक्स में भी जाने की कोशिश करेगा वो। जैसे यहाँ पे जितने लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स में भी जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर मैं और क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे भी आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक्स दिए गए होंगे। तो आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक्स यानी कि क्या, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में एक दूसरा कंटेंट भी है। जैसे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कौन सा टाइटल है, नेटिव एडवर्टाइजिंग, ऐसा कुछ टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जहाँ पे और डिटेल पे इसने इंफॉर्मेशन लिखी होगी, तो वहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे इनबाउंड लिंक दे देगा। मतलब मेरे ही वेबसाइट का एक दूसरा लिंक, दूसरे पेज का, दूसरे ब्लॉग पोस्ट का, तो वो होता है इंटरनल लिंक्स। और आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है, बेसिकली वो बैकलिंक दे रहे होता है किसी और के वेबसाइट को। बैकलिंक दे रहा होता है यानी कि जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग बनाया है, और अक्षय और प्रणय ने और बाकी के लोगों ने वेबसाइट बनाई है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ कंटेंट, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं सिर्फ स्पेसिफिक एसईओ के ऊपर लिख रहा हूँ, और एसईओ में ऐसा कोई टॉपिक आया है जिसमें सर्च इंजन मार्केटिंग का मैंने जिक्र किया, और अक्षय जो है सर्च इंजन मार्केटिंग का ब्लॉग चलाते हैं, तो मैं उसको एक बैकलिंक दूंगा या आउटबाउंड लिंक दूंगा उनके वेबसाइट का, ताकि मेरा यूजर जब आता है मेरी वेबसाइट पे, उसको और सर्च इंजन मार्केटिंग का जब मैं टर्म यूज करता हूं तो उसको उसके बारे में भी जानना है, तो उससे रिलेवेंट मैं एक कीवर्ड या लिंक दे रहा हूं उस वेबसाइट की। तो दैट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ बैकलिंक्स। इसका भी हम लोग देखेंगे आगे, सिर्फ हम तो अभी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज सर्च इंजन एल्गोरिदम्स। अभी एल्गोरिदम्स क्या है, द सेट ऑफ प्रोग्राम्ड रूल्स दैट लेट कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन्स, social platforms, etc. perform a specific task. Google uses its algorithms for deciding the ranking of websites. अब मैंने जैसे पहले बोला था कि algorithms जो होते हैं ना, एक फॉर्मूलीज होते हैं, वन टाइप ऑफ फॉर्मूलीज। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया है, जैसे एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हाउ डू यू मेक अ कप ऑफ टी। सबसे पहले तो हम लोग एक पतीला लेंगे, ठीक है, पतीले में पानी बॉईल करेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम लोग चाय पत्ती डालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, जो भी है। तो ये एक प्रोसेस होता है चाय बनाने का, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग यू शुड प्लान योर एल्गोरिदम बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। अब जैसे सर्च इंजन बनता है ना, उसके पहले एल्गोरिदम बनता है, ठीक है। एल्गोरिदम बनता है मतलब प्लानिंग होती है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से काम करेगा। जैसे मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मुझे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। उस प्रोसेस से होके फिर बाद में एंड रिजल्ट्स मुझे मिलता है, चाय मिलती है। तो उस तरीके से ही एल्गोरिदम्स जो है ना पहले डिसाइड होता है, इंग्रेडिएंट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका प्रोग्रामिंग जो भी है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो पहले बनता है, देन बाद में सर्च इंजन उस एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिदम्स। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब एल्गोरिदम्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। जैसे अभी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं एल्गोरिदम्स में। मतलब जैसे पांडा एल्गोरिदम या पेंगुइन या हमिंग बर्ड, इस तरीके से वो नाम आते रहते हैं उसमें। और हर एक अपडेट जब आता है तब उसमें कोई ना कोई
चेंजेस या कोई ना कोई एक हार्डनेस लेके आता है अल्गोरिदम। जैसे अगर मेरी वेबसाइट आज किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रैंक कर रही है, ठीक है, मैंने कितने भी रैंकिंग फैक्टर्स को फॉलो करके मैंने वेबसाइट को रैंक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेबसाइट हर बार उसी पोजीशन पे रैंक करेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये व्हाट इज डिजिट सॉरी यहाँ पे मैं अगर करता हूँ व्हाट इज एसईओ या फिर ऐसा व्हाट इज डिजिटल मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग ऐसा अगर करता हूँ मैं टाइप, तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं ये कोई गवर्नमेंट कैटेगरी कोटा से नहीं आए हैं, ठीक है, कि मतलब इनकी कोई रिजर्व पोजीशन नहीं है कि ये हमेशा आज यहाँ, ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये फर्स्ट पोजीशन पे दिख रही है, कल ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रही होंगी, नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी के जो लिंक्स हैं, बाकी की जो वेबसाइट्स है इसको बीट करने की कोशिश करेंगे, उनको भी फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचना है। और या फिर बाकी हम लोग यहाँ पे भी सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है, बट उनको सभी को आना है फर्स्ट रिजल्ट पेजेस में, तो सभी वेबसाइट्स एक दूसरे से लड़ रही होंगी, एक दूसरे से मतलब कॉम्पीट कर रही होंगी कि मुझे भी फर्स्ट पेज पे आना है, फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट्स में आना है। तो ये कोई ये नहीं है कि कोई कैटेगरी कोटा से आया है, ठीक है, गवर्नमेंट की, कि ये मेरी पोजीशन में, हाँ मैं तो फर्स्ट पेज पे आ गया, अभी तो मेरा तो हो गया, अभी मैं अभी यहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर वर्किंग नहीं कर रहे अपने स्ट्रेटेजी पे, तो आपकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिदम्स का काम, कि अगर एल्गोरिदम चेंज हो गए हैं और हमने कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ, और जैसे ऑन पेज एसईओ हो गया, ठीक है, ऑन पेज एसईओ की जो भी फैक्टर्स जो रिकमेंडेड है, जैसे मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ के लिए कौन से फैक्टर्स रिकमेंडेड हैं, तो वो तो फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे कभी भी, चाहे जितने भी अपडेट्स आए गूगल के, वो फैक्टर्स कभी नहीं मतलब चेंज होंगे। बट जैसे बैकलिंकिंग करने के, बैकलिंक्स बनाने के तरीके हो गए, या कुछ कुछ टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल एसईओ के एस्पेक्ट्स, वो कुछ चेंज हो जाते हैं। बाकी के भी और होते हैं, साइट मैप में कुछ आ गया, robots.txt में कुछ आ गया, तो ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसका मैं इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ इन वर्ड्स का, ताकि ये ऊपर से चना चले जाए, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है सर्च इंजन और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये वेबसाइट है, ये आज मुझे फर्स्ट रैंकिंग में दिख रही है, बट इसका अगर मैं कल या परसों या अगले 10 दिन में या अगले 1 महीने में अगर आके देखता हूं, तो शायद ये वेबसाइट यहाँ टॉप रैंक नहीं कर रही होगी, क्योंकि यहाँ की जो नीचे की वेबसाइट्स है, शायद उन्होंने इस उनके एसईओ पे अच्छे से काम किया होगा, तो इनकी वेबसाइट्स भी टॉप पे आ सकती है। सो ये होते हैं रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, और एल्गोरिदम्स उसके ऊपर काम करते हैं, और एल्गोरिदम्स का काम है रैंकिंग पोजीशंस देना हर किसी वेबसाइट्स को, और जिन्होंने जितना अच्छा काम किया है उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब ये कौन से काम होते हैं, कौन से रैंकिंग फैक्टर्स है, बेसिकली सर्च इंजन की जो, जैसे मैंने शायद पहले बताया, मुझे याद नहीं, 255 रैंकिंग फैक्टर्स है, अगर हम लोगों ने उसके 50% भी कम कर लिए तो हमने दिल्ली जीत ली, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये तो मैंने समझा ही दिया था गूगल सर्च इंजन एल्गोरिदम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, गूगल रैंकिंग एल्गोरिदम टेक्स मोर देन 255 रूल्स टू अकाउंट टू रैंक अ पेज। मोर देन 255 रूल्स हैं, मतलब रैंकिंग फैक्टर्स हैं एल्गोरिदम्स के, ठीक है। ये गूगल ने बताया, गूगल ने नहीं बताया, गूगल कभी रिवील नहीं करता, मैंने पहले भी बोला है कि गूगल कभी नहीं बताता कि ये जो रैंकिंग फैक्टर्स है गूगल ने बताए हैं, गूगल नहीं बताता। जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड क्लास एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने ये फैक्टर्स को रिकमेंड किया है कि ये अगर फैक्टर्स की अगर आप काम कर लोगे तो 90% चांसेस है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में या सर्च इंजन में। सो 255 कौन से रैंकिंग फैक्टर्स है, तो बहुत सारे हैं, आगे चल के हम लोग हर एक का अलग अलग जो है उसको समझेंगे। अब एनालाइज, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एनालाइज यूजर क्वेरी फाइंडिंग मैचिंग पेजेस प्रेजेंट द रिजल्ट्स टू यूजर। एल्गोरिदम का काम यही होता है कि एनालाइज करता है यूजर की क्वेरी को और फाइंडिंग द मैचिंग पेजेस प्रेजेंट द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या होता है एनालाइज करना, मतलब क्या,
जैसे यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये टर्म यूज किया। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग ये एक तो कीवर्ड है, ठीक है, ये वेग है, वेग, ठीक है, इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या सर्च करना चाहता है? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करना चाहता है, या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करना चाहता है, या कोर्स या कुछ भी सिलेबस वगैरह जो भी है मॉड्यूल सर्च करना चाहता है। यहाँ पे भी कोई इसका मीनिंग नहीं बन रहा है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। ये तो वेग कीवर्ड है, वेग कीवर्ड। तो इसका जो सर्च इंजन को रिजल्ट्स नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करेगा वो कीवर्ड, जैसे मैं इसको फिर इसको फ्रैगमेंटेड कर देगा, ठीक है, मतलब डिजिटल पहले आएगा, देन मार्केटिंग आएगा, देन अगर मैंने कोर्स डाला है तो प्लस कोड आएगा, डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस कोर्स, इस तरीके से शो करेगा, या डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस इंस्टीट्यूट, इस तरीके से, या जो भी आगे की कीवर्ड्स हैं जो एनालाइज करता है उस क्वेरी को, उस तरीके से वो रिजल्ट बताएगा। जिस वेबसाइट में डिजिटल प्लस मार्केटिंग का यूज हुआ है, जैसे ये मार्केटो वेबसाइट है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का यूज हुआ है, देन बाकी के जो है बाकी के भी यहाँ पे उन्होंने दिया, बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कौन सा है, या कंपनी है, या सर्विसेज है, ये भी नहीं पूछ रहा। बट अगर मैं स्पेसिफिक अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं स्पेसिफिक यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट्स बता रहा है कि ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है इनके रिजल्ट्स बता रहा है मुझे। तो स्पेसिफिक मैंने बोल दिया कि गूगल को ये मुझे कोर्स चाहिए, तो ये कोर्सेज से रिलेटेड ही वो मुझे जो है रिजल्ट्स बताएगा, जैसे सिंपली लर्न, कोर्सेरा, यूडेमी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स और कुछ वीडियोस भी मुझे रिकमेंड करेगा, ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड। तो दैट इज बेसिकली एनालाइज करता है क्वेरी को, मैचिंग रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है यूजर्स को, ठीक है। तो ये है एल्गोरिदम्स का काम। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर इज लुकिंग फॉर, देन टू डू दैट दे एनालाइज अ यूजर्स क्वेरी बाय ब्रेकिंग डाउन इन नंबर ऑफ कीवर्ड्स। नंबर ऑफ कीवर्ड्स जैसे मैंने बोला कि ब्रेक करता है वो कीवर्ड को, जैसे हाउ टू परफॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हाउ टू को पहले ब्रेक करेगा, फिर परफॉर्म को पहले ब्रेक, उसके बाद ब्रेक करेगा, देन सर्च इंजन को पहले उसके बाद ब्रेक करेगा, देन ऑप्टिमाइजेशन इसको ब्रेक करेगा। तो सबसे पहले हर कीवर्ड को ब्रेक कर लेता है, फिर उसकी जो क्वेरी है उसको रिलेवेंट रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है सर्च इंजन, ठीक है। फाइंडिंग मैचिंग पेजेस मतलब क्या? इन दिस सर्च इंजन्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मैचिंग, वो शायद रिलेवेंट नहीं है। तो रिलेवेंसी ऑफ कंटेंट एंड टाइटल विथ यूजर्स क्वेरी, टाइप ऑफ कंटेंट, वेब पेज क्वालिटी, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ पेज। अभी ये क्या है? तो रिलेवेंसी तो मैंने पहले ही बताया था कि यूजर की क्वेरी के साथ रिलेवेंसी है कि नहीं है, कि कीवर्ड के साथ रिलेवेंसी है कि नहीं है उस पेज की, कंटेंट की। देन वेब पेज का क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब कंटेंट जो वहां पे वेब पेज में है, ब्लॉग में है, या जो भी वेब पेज में है, तो क्वालिटी कैसा है उस कंटेंट का। मतलब जैसे क्वालिटी के ऊपर हम लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे आगे चल के, तो उससे रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट है क्या यूजर की क्वेरी से रिलेटेड, तो वो एक चीज हो गई। देन वो जो कंटेंट है कब पब्लिश हुआ था, मतलब 2010 में तो नहीं हुआ था, या 10 साल 15 साल 20 साल पुराना तो नहीं है। देन उस पेज की पॉपुलैरिटी कितनी है, मतलब उस पेज पे ट्रैफिक कितना आता है, कितने लोग उसके ऊपर विजिट करते हैं, वो होता है बेसिकली मैचिंग पेजेस, फाइंडिंग मैचिंग पेजेस। मतलब जितने ज्यादा उसको मैच होता है उस कीवर्ड से रिलेटेड उस क्वेरी का, वो रिजल्ट्स वो देने की कोशिश करता है। तो प्रेजेंट रिजल्ट्स क्या है ये, जैसे पहले, हाँ, जैसे अभी मैंने कोई कीवर्ड डाला तो मुझे 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वो देता है। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी अगर सर्च करते हैं गूगल में, तो मोस्टली क्या होता है, 10 रिजल्ट्स। यहाँ पे आप अगर कितने भी गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी वीडियो गिन लो, 6 7 8 9 10, नीचे में 4 5 6 7 8 9, ऊपर में गूगल में बिजनेस के रिजल्ट्स, ठीक है। इस तरीके से 10 और कुछ वीडियोस भी आते हैं, कोई लिंक्डइन में अगर कुछ डाला है, या ट्विटर सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स भी यहाँ पे रैंक होते हैं, ठीक है।
सो ये वेग रिजल्ट्स हैं। देन यहाँ पे जैसे पहले तो पेड एड्स दिखेंगे, देन डायरेक्ट आंसर्स दिखेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेरी पूछा है, ठीक है, जैसे क्वेरी पूछा है तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेरी पूछा है तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था अभी, सॉरी, डायरेक्ट आंसर्स मतलब यहाँ पे भी जैसे मैं पीपल आल्सो आस्क पर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स भी दे रहा है मुझे गूगल। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो नीचे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ इस क्वेरी को क्लिक करते जाता हूँ, सॉरी इस आंसर्स को, यहाँ पे नीचे नीचे और बढ़ते जाएंगे रिजल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से। देन स्टोरीज एंड ट्वीट्स फॉर द न्यूज रिलेटेड क्वेरीज, जैसे कोई अगर ट्वीट किया है या ये जो देखिए यहाँ पे वीडियोस भी रैंक हो रहे हैं, किसी का ट्वीट भी रैंक होगा या किसी का लिंक्डइन का प्रोफाइल भी रैंक हो सकता है कोई भी कीवर्ड से, तो इस तरीके से वो भी रिजल्ट्स में आता है। देखिए वीडियो रिलेटेड सर्चेस भी रैंक हो रहे हैं। अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया था जैसे कि सर्च इंजन वर्किंग प्रोसेस का, जैसे ये रोबोट है, स्पाइडर है, क्रॉलर है, वो आता है वेब पेज पे, इंडेक्स करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, वो स्टोर करने के बाद यूजर जब आता है इंटरनेट पे तो वेब ब्राउजर का यूज करता है या सर्च इंजन का यूज करता है, सर्च क्वेरी डालता है और उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, रिलेवेंसी कैलकुलेट होती है, देन उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरीके से ये बैकलिंकों से मैंने ये जो है ना जो भी मैंने अभी बताया ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से सर्च इंजन का जो है प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अभी तो ये आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, बट मेरा काम है बताना कि शायद आप में से किन्हीं लोगों को पता होगा कि ये सर्च इंजन का वर्किंग प्रोसेस क्या है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, क्रॉलर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है। सो ये है और ये दीपक कौन है ये? ठीक है। सो अभी मैं आपको दीपक हु इज दीपक? अक्षय? सो अभी जैसे हमने वेबसाइट बना ली है, जैसे आप में से जितने भी लोग हैं, जैसे प्रणय हो गया है और कुणाल, देन सनी, विजय लक्ष्मी, आप लोगों ने जैसे उस दिन मैंने बताया था आपको एक असाइनमेंट दिया था, सो आपने कंप्लीट किया है क्या वो? हाँ सर, किया है असाइनमेंट। सर मैंने ट्राई किया पर मेरे से बना नहीं। मुझे ना वो डिजाइन वाला ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। डिजाइन वाला यानी क्या? मतलब जैसे आपने थीम इंस्टॉल किया पहले, फिर थीम इंस्टॉल करने के बाद वो प्लगइन इंस्टॉल किया एलिमेंटर, वो करने के बाद उधर पे जब थीम पे जाते हैं तो एलिमेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वो करने के बाद मतलब मैं वीडियो भी देख रही थी ना बार बार, तो एक डिजाइन का ऑप्शन आ रहा था, तो वैसा कुछ ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था। कैन यू शेयर योर स्क्रीन नाउ? एक्चुअली मैंने ना अभी सर मोबाइल असाइनमेंट क्या था, बता सकते हो? असाइनमेंट था कि जैसे आपको कोई असाइनमेंट, मतलब मैंने कोई आपको, जैसे मैंने पहले सोचा था कि आपको 300 या 500 वर्ड का एक ब्लॉग आर्टिकल लिखने के लिए बोलना था, बट मैंने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना ये नहीं बताया था, तो मैंने वो लक्ष्मी ने क्या किया है, वो लोकल होस्ट पे ना वेबसाइट बनाने का ट्राई किया है, बट उसने उसका बेस्ट दिया है, बट पहली बार है तो मिस्टेक्स तो होंगी ही। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। कल अब मोबाइल पे ज्वाइन किया है, बट कल जब लैपटॉप पे ज्वाइन करोगे ना तो स्क्रीन शेयर करना, राइट, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा 100%। क्योंकि ऐसे ओरली बताने से नहीं समझेगा वो क्या है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वहां पे क्या एरर्स आ रहे हैं सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स तो मल्टीपल टाइम्स आएंगे, ठीक है। आप जब भी वर्डप्रेस यूज करो, एलिमेंटर खास करके एलिमेंटर के साथ
और एलिमेंटर अगर आप प्रो यूज कर रहे हैं या एलिमेंटर के एड ऑन्स अगर यूज कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आएगा प्लगइन्स के बीच में। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो एलिमेंटर वर्क नहीं करेगा। एलिमेंटर के भी कुछ सेटिंग्स होते हैं। सो मुझे यही देखना था कि जैसे आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे, तो लोकल होस्ट पे क्या होता है कि जैसे आपने पहले बताया था कि आपकी जो फ्रेंड है वो भी लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे शायद। अगर आपने वहां पे दूसरा कोई डेटाबेस बनाया है या दूसरा कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, मतलब जैसे जैम्प हो गया या जैसे मैंने बिटनामी के बारे में बताया था, तो एक ही कंप्यूटर पे दो दो लोकल होस्ट काम नहीं करेंगे। हाँ, उसने जैम्प इंस्टॉल करके रखा है। हाँ, तो एक ही लोकल होस्ट पे, मतलब एक ही कंप्यूटर पे दो दो लोकल होस्ट काम नहीं करेंगे विजय लक्ष्मी। आपको किसी एक को रिमूव करना होगा, किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, मैं पूरा उसका फाइल्स डिलीट कर दूंगी, और जो मैंने बनाया मेरे को क्या नहीं आ रहा ना, वो मैं कल पूछती हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। या फिर मैंने एक बताया था, जैसे मैंने फ्री का ब्लॉग का थीम बताया था आपको। हेलो, जैसे मैंने जैसे फ्री थीम बताया था जैसे ब्लॉग सेटअप के लिए, ठीक है, तो उसमें मैंने जो कुछ भी कस्टमाइज के सेटिंग्स बताए थे, कस्टमाइज किस तरीके से करना है थीम को, या फिर जैसे यहाँ पे टाइटल्स हो गए, मेन्यूज हो गए, विजेट्स हो गए, या फिर कैटेगरीज हो गए, टैग्स हो गए, या डमी कंटेंट या डमी टेक्स्ट डालने के लिए भी मैंने आपको मतलब बोला था वहां पे, और करके दिया था मैंने। अगर आपको डिजाइन हाँ, नहीं तो करना मैंने है। एक्चुअली वेबसाइट का ट्राई किया था, मेरे को मैंने मतलब वर्डप्रेस कभी नहीं यूज किया है, मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ। ओके ओके, बहुत इजी है, तो इस जस्ट ट्राई करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा, और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। एलिमेंटर भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ बहुत इजी है। वर्डप्रेस भी बहुत इजी है सीखना, कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो पूछते जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट मतलब शेयर करते जाओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, निकाल के ठीक है, हाँ और कोई भी कल ना, इशू। कल लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करना, कल हम हाँ सॉल्व। हाँ हाँ। सर तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो क्रॉल हो गई है या नहीं, चेक कर सकते हैं क्या? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉल हो गई या नहीं हो गई। कैसा है, मैं अभी आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में भी अभी आने वाला था। जैसे अभी सर्च इंजन का क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग वगैरह, एल्गोरिदम, स्क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, और सर्च इंजन कैसे वर्क परफॉर्म करता है, ये तो मैंने बताया था आपको। अभी जैसे हमको क्रॉलर्स को इनवाइट करना है, अभी क्या होता है कि जो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली आएंगे, आज नहीं आएंगे लेकिन कभी ना किसी माध्यम से तो आएंगे। अगर किसी ने हमारे वेबसाइट का लिंक कहीं पे शेयर किया है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली फेसबुक पे शेयर करते हैं, या फिर कहीं पे भी, मतलब XYZ PDF में शेयर करते हैं, या कोई भी रैंडमली किसी भी यही प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपना लिंक शेयर करते हैं। तो लिंक अगर शेयर किया है मतलब क्रॉलर 100% आएगा, 100% आएगा, इनएविटेबल है, वो आएगा जरूर। आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, महीने भर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बावजूद उसके कि हमने गूगल सर्च कंसोल में अपना वेबसाइट वेबमास्टर्स टूल में डाला है या नहीं डाला है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने कुछ डमी जो है सब डोमेन्स पे वेबसाइट्स बनाए थे, जैसे आप अगर पुराने वीडियोस देख लो तो आपको वहां पे समझ में आएगा। जैसे ये वेबसाइट्स थी, ये डमी वेबसाइट थी। अगर मुझे इस वेबसाइट को, सॉरी लोड नहीं हो रही, हाँ यस, जैसे जैसे ये है, ये ब्लॉग है, इस वेबसाइट को मुझे गूगल के सर्च इंजन को, सॉरी गूगल सर्च इंजन को बताना है मुझे कि आओ भैया मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर लो, इंडेक्स कर लो। तो मुझे इनवाइट करना है। अभी मैंने कल ही वेबसाइट बनाई या परसों वेबसाइट बनाई है, गूगल के क्रॉलर्स तो इतने जल्दी तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ किसी ना मैंने लिंक शेयर करा है ना किसी को बताया है। तो अभी मुझे क्या करना है, गूगल का एक एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म या टूल बोल सकते हो, गूगल सर्च कंसोल। उसका नाम 2016 में भी 15 या 16 में चेंज होकर गूगल सर्च कंसोल किया गया था। उसके पहले उसका नाम था गूगल्स वेब मास्टर टूल, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है ब्राउजर पे और गूगल सर्च कंसोल टाइप करना है, और यहाँ जो भी पहली लिंक मिलती है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और आपकी जो भी ईमेल आईडी है वहां से आप साइन कर सकते हो, स्टार्ट नाउ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं एक दूसरी मेल आईडी लेता हूँ,
ठीक है, ये वाली लेता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको, मैं आपको ये इसका जो भी सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है वो आपको मैं कल समझाऊंगा। अभी तो सर्च कंसोल के साथ हमारा जो वेबसाइट है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करने के। हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करने के वेरियस मेथड्स है। ठीक है, 2-3 प्रकार में बताऊंगा, 2-3 टाइप्स। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको सर्च प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है। इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होगा, वहां पे आपको डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स इस तरीके से 2 ऑप्शंस आएंगे। मतलब प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी यानी कि जो भी अपनी वेबसाइट्स है वो, सब कुछ यूआरएल। हाँ, हेलो, दिख रहे ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? सॉरी, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आप। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो हम डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा यूआरएल को वेरीफाई कर सकते हैं। यूआरएल और डोमेन में क्या अंतर है मैं बता देता हूं पहले। जैसे डोमेन है तो डोमेन के अंदर हमारे बहुत सारे सब डोमेन्स भी आएंगे। अगर हम लोग डोमेन को वेरीफाई करते हैं तो हमें सब डोमेन्स या बाकी के भी जितने पेजेस है उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो सभी के सभी जो है सब डोमेन्स है उसको क्रॉल कर लेता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें कुछ कुछ जो है लिमिटेशंस है। जैसे इस पर्टिकुलर मेथड से अगर हम लोग अपना डोमेन वेरीफाई करते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ, तो इसको हमें डायरेक्टली हमारे सी पैनल में या जो हमारा जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जो भी वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है हमें कंट्रोल पैनल तो देता ही है, यहाँ से हमें वेरीफाई करना होता है। बट अगेन मैं ये मेरे हिसाब से, बाकी के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं डोमेन के साथ इंटीग्रेट करने की सजेशन नहीं दूंगा या रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं ऑलवेज जाता हूँ, प्रेफर करता हूँ यूआरएल प्रीफिक्स के साथ। अब यूआरएल प्रीफिक्स के साथ क्यों? क्योंकि ये जो है ये यूआरएल में इसको कॉपी करता हूँ, और दोनों मेथड्स में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डोमेन प्रीफिक्स के साथ जाता हूँ मैं, तो इसको मैं हटा लेता हूँ HTTPS, और सॉरी ये तो सब डोमेन लेगा नहीं क्योंकि ये ओनली डोमेन लेगा। ठीक है, मैंने तो अभी सब डोमेन लिया है, तो डोमेन मेथड से जाओगे आप तो सब डोमेन नहीं लेगा, ओनली जो मेन डोमेन है वही लेगा। अगर मैं इसको डोमेन कर लेता हूँ, दो जो भी है, और ठीक है, यहाँ पे डीएनएस प्रोवाइडर सिलेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर डीएनएस प्रोवाइडर जो मैंने कहीं से लिया होगा, एनी डीएनएस प्रोवाइडर यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो मुझे दिख रहा है कोड, दिख रहा है आपको, ये कोड दिख रहा है, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको मुझे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा शायद क्लिपबोर्ड में। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है और मुझे कहाँ आना है, मेरे कंट्रोल पैनल में जो मुझे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आना है आपको जोन एडिटर, एक ऑप्शन होगा या यहाँ पे कहीं डोमेन्स में जोन एडिटर करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मेन डोमेन ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनेज करके एक बटन दिखेगी। ठीक है, मैनेज करके एक बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या हमें, तो कॉपी द txt रिकॉर्ड बिलो इनटू द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस डोमेन। ठीक है, तो सॉरी यहाँ मेरे डोमेन गलत हो गया है, यहाँ पे मैं ये इतना ही डोमेन लेता हूँ। ओके, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ सोन एडिटर में आया, मैनेज किया, मैनेज पे क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे
ऐड रिकॉर्ड करना है, वो क्या बोल रहा है, txt रिकॉर्ड में ऐड करना है। तो मुझे आना है ऐड रिकॉर्ड पे, और यहाँ पे आप अपना डोमेन का नाम लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ जो भी डोमेन है। देन यहाँ टाइप में मुझे सर्च करना है txt, जो भी रिकॉर्ड है हमारा, जो कोड मिला है हमें txt टाइप का, टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मुझे उस कोड को पेस्ट करना है, देन मुझे यहाँ ऐड रिकॉर्ड करना है, ठीक है, हो गया। अभी शायद ये हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किया था पहले, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई कर लूंगा, सो ओनरशिप फेल्ड, कभी कभी क्या होता है, ये होता है वैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इनिशियली ये ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड बताता है, बट कुछ मिनट बाद अगर आप इसको अगर फिर से अगर आप कंफर्म करो, वेरीफाई करो, तो वहां पे आपको वेरीफाइड दिखाएगा, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको अश्विनी, बार बार लेफ्ट हो रहे हैं क्या लोग, ठीक है। तो इसको, ये भी एक प्रोसेस है txt रिकॉर्ड का, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, txt, ये वाला डिलीट, ठीक है। और एक मेथड है, और एक मेथड कौन सी है, यूआरएल प्रीफिक्स को ले लेता हूं मैं। जैसे ये मेरा सब डोमेन है, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ यूआरएल प्रीफिक्स में डाल दिया मैंने, और इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं, जैसे एक HTML फाइल भी मुझे दिया है, HTML का टैग भी मुझे दिया है, कोड दिया है, और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। ये गूगल एनालिटिक्स का और गूगल टैग मैनेजर का जब पार्ट आएगा तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमको दो मेथड से देखना है, ठीक है, दो मेथड। जैसे यहाँ पे एक फाइल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ये फाइल होगी डाउनलोड, ठीक है। या फिर ये एक मेथड है, तो ये भी मेथड मैं समझाऊंगा गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने का। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अब जैसे AKB डॉट ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं आऊँगा फाइल मैनेजर में, फिर से मैं सी पैनल में आया हूँ होस्टिंग के, और यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे मेरा पब्लिक HTML का फाइल होगा यहाँ पे, और मेरा जो भी सब डोमेन था AKB नाम से, AKB यहाँ पे है क्या, ओके यहाँ पे नहीं है, मतलब हम लोग रूट डोमेन में आ गए बेसिकली, कोई फर्क नहीं गिरता। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ AKB आ गया, ठीक है, इसका रूट डोमेन है, मतलब सॉरी रूट फाइल्स है। तो रूट फाइल्स में मुझे आना है, और जो भी फाइल डाउनलोड की है मैंने, यहाँ पे आपको अपलोड का साइन दिखेगा, सॉरी ऑप्शन दिखेगा, अपलोड के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपको इस तरीके का एक नया टैब ओपन होगा, आपको सिलेक्ट करना है वो फाइल, और यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। देन ये एक मेथड है, 100% हो गया है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ मैं वेरीफाई, ओनरशिप वेरीफाइड दिखा आपको, यस, ओके। सो हमने ये जो प्रोसेस किया, ये भी एक तरीका है, राइट, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, गूगल सर्च कंसोल के साथ हमारी जो वेबसाइट, जैसे हम ओनर हैं उस वेबसाइट के, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको। जैसे फिर से आते हैं, जैसे ये वेबसाइट ओनरशिप तो वेरीफाइड हो गई है, बट अगेन मैं अगर एक कोई जैसे यही डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से मैं आता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ओके।
एक बार वेरीफाई हो कुछ हो गया है तो आपको बार बार नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, ये तरीका भी मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थीम एडिटर में आना होता है। यहाँ इसको मैं यहाँ पे यूआरएल डाल दिया मैंने और यहाँ पे कंटिन्यू किया, ओके। कोई मैं दूसरा यूआरएल लेता हूँ, जैसे मैं नया डालता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट AKBD ऐसे कुछ, एक सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे मुझे अभी हमने ये फाइल डाउनलोड करके HTML फाइल डाउनलोड करके हमने वेरीफाई किया था, अभी हमको HTML टैग अगर हमको इस तरीके से हमको वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो टैग है, ये जो HTML टैग दिया है गूगल सर्च कंसोल प्लेटफॉर्म ने हमें, इसको भी कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करके हमारा जो वेबसाइट है डैशबोर्ड वर्डप्रेस का, यहाँ पे अपीयरेंस में आना है, देन थीम एडिटर में आना है, देन थीम एडिटर में आके यहाँ पे जो भी फाइल्स होते हैं जैसे हेडर फुटर बॉडी, तो हमें हमें कहाँ पे आना है, header.php इस सेक्शन में आना है। जैसे यहाँ पे थीम हेडर करके ऑप्शन होगा, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको हेड सेक्शन दिखेगा, हेड सेक्शन यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, देन बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम लोग को देख लेने हैं कि क्या करना है हमें। बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो हमें क्या करना है, वो कॉपी जो किया है हमने, ये कोड कॉपी किया है और यहाँ पे हमको आना है, और ये हेड सेक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करके, या फिर यहाँ पे भी हम लोग एंटर प्रेस करके इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो दूसरा है, ठीक है, दूसरा कोड दूसरा डोमेन मैंने लिया था, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद मतलब पेस्ट करने के बाद वो कोड आपको अपडेट फाइल में आना है, इसको प्रेस करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है, और बाद में यहाँ पे आके आपको वेरीफाई करना होगा। सो दिस इज द थर्ड मेथड, you can verify your website through Google Search Console. You can verify your ownership. Okay. So ये जो है ना थर्ड मेथड है, ठीक है। बाद में हम लोग इसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस यानी कि ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे जैसे मेरी एक वेबसाइट होगी, यहाँ पे कहीं दूसरी मेल आईडी लेता हूँ मैं, इसका जो भी डैशबोर्ड है, ये परफॉर्मेंस यूआरएल इंस्पेक्शन, ये सारी की सारे जो ऑप्शंस है, इनका हर एक पर्टिकुलर जो ऑप्शंस का क्या परफॉर्मेंस है या फिर क्या मीनिंग है, क्या वर्क होता है, इसका हमें क्या बेनिफिट है यार, और इनके सारे ऑप्शंस की फंक्शनलिटीज जो है ना हम लोग कल एक एक करके समझेंगे। सो अभी मैं इसका अगर ओवरव्यू बता देता हूं तो आपको यहाँ पे आपको पूरा परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, कितने लोग आए कितने लोग गए, बाउंस रेट क्या है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ये अभी नहीं समझाऊंगा, इसको समझाने के लिए और 1 घंटा लगेगा हमें। तो इसकी जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, इसको बारीकाई से हम लोग एक एक तरीके से हम लोग अच्छे से समझेंगे कल, ठीक है। ये ग्राफ किस तरीके से, ये ग्राफ जो हमेशा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये क्यों होता है, क्या होता है, और बाकी की जो भी कवरेज, यूआरएल इंस्पेक्शन, साइट मैप्स का एक अलग सेक्शन है, साइट मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं साइट मैप क्रिएट करने के, और हमारे वेबसाइट में एम्बेड करने के तरीके कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अभी तो हमारा शुरू हुआ है गूगल सर्च कंसोल, हमने वेबसाइट को हमारी गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर के साथ कनेक्ट किया है, सिर्फ कनेक्ट किया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एसईओ मॉड्यूल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल जो है एसईओ का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। और आगे चल के जैसे मेरा एक पोर्शन या फिर एक टॉपिक छूट गया था, कीवर्ड रिसर्च मेथड, जैसे हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो ब्लॉगिंग का जो टॉपिक था कीवर्ड रिसर्च का, या फिर कीवर्ड के जो टाइप्स होते हैं, या कीवर्ड किस तरीके से रिसर्च किया जाता है हमारे कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग के लिए, ये मैंने टॉपिक नहीं कवर किया था, तो शायद मैं वो कल कवर करूंगा, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड और बाकी के जो एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एंड देन टेक्निकल एसईओ, या फिर टेक्निकल एसईओ पहले पकड़ लेते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग जो है इस हिसाब से जाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये गूगल सर्च सॉरी एसईओ का जो टॉपिक है ना, ये वास्ट चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, टॉपिक्स है, इसको एक एक करके हमको समझना पड़ेगा। So I will go into the depth of this SEO topic, okay? हर एक चीज मैं समझाऊंगा एक एक तरीके से अच्छे से, ठीक है। हाँ किसी को कोई क्वेरी? ये जो गूगल सर्च कंसोल के आपने 2-3 मेथड बताए, उनमें से कौन सी भी एक रेकमेंड की तो चलता है ना? हाँ, मतलब कोई भी हाँ, एनीवन, मैंने आपको कौन सी भी एक अप्लाई करना है? हाँ, कोई भी एक, मतलब आपको जस्ट मेथड्स बताए हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबली आप जो है यूआरएल मेथड से जाओ आप, ठीक है। ओके, डोमेन तो यूआरएल डाले और वो एचटीएमएल फाइल डाउनलोड करके वो यस डाउनलोड फाइल करके, मैनेजर जैसे में आपका अपलोड सी करें। पैनल है वहां पे भी आपको रूट फोल्डर में डालना होगा, उसको अपलोड करना होगा, या फिर Public बेस्ट वे HTML और एक तरीका मैं बताना भूल गया, और एक तरीका है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, आप डैशबोर्ड में एक प्लगइन भी आता है, गूगल साइट किट नाम से। यहाँ पे मैं ऐड न्यू आता हूँ प्लगइन में मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल, और वो भी अगर हमें मतलब दिक्कत होती है या फिर समझने में हार्ड है, तो ये गूगल साइट किट बाय गूगल, ये प्लगइन आता है। ये प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिव कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके डैशबोर्ड में आप जाओ, तो यहाँ पे आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वो बोलेगा कि साइन इन विद गूगल, तो साइन इन कर लेना है आपकी ईमेल आईडी के साथ। ऑटोमेटिकली वो ये हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल से, राइट। ओके, हाँ, वहां पे भी आपको कुछ कोड वगैरह देने पड़ेगी। और एक तरीका, और एक मैं बताऊंगा आपको, जब योस्ट एसईओ का प्लगइन हम लोग सीखेंगे, योस्ट का जो प्लगइन हाँ यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, योस्ट एसईओ के योस्ट प्लगइन के साथ भी हम लोग गूगल सर्च कंसोल को ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आ गया ओनरशिप वेरीफाई के लिए, आप साइन इन कर लेना है आपको गूगल के साथ, जो भी मेल आईडी है आपका, और वो वेरीफाई हो जाएगा। ये एक तरीका है। और ये गूगल साइट किट, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर, देन गूगल ऑप्टिमाइज, ये सारे के सारे गूगल प्लेटफॉर्म्स के साथ एम्बेड करने के लिए सारे के सारे कोड्स गूगल साइट किट, ये मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्लगइन को, क्योंकि ये होना चाहिए। बार बार हमें आने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर टैग हमें देता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स को हमारे वेबसाइट के साथ एम्बेड करना है या कोड डालना है, जैसे गूगल टैग मैनेजर का अगर कोड डालना है हमें, या गूगल ऑप्टिमाइज का, या फिर बाकी की जो भी गूगल के प्रॉपर्टीज है, तो ये गूगल साइट किट ये अच्छा प्लगइन है। जब गूगल टैग मैनेजर हम लोग सीखेंगे ना, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग, मतलब वो भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, गूगल ने इन्वेंट किया है। तो वो भी बाकी के कोड्स हमें मैन्युअली यहाँ पे हमारी वेबसाइट में एम्बेड करने की या यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, गूगल टैग मैनेजर से भी हो जाता है। सो वो भी तरीके हम लोग सीखेंगे जब हमारा गूगल टैग मैनेजर का टॉपिक आएगा। ओके, तो अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, आज रात कंप्लीट हो जाएगी, तो सिर्फ मैं ये साइट किट बाय गूगल इंस्टॉल कर दे तो हो जाएगा काम? बिल्कुल साइन इन कर लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है। या फिर वो जो मेथड्स मैंने, हाँ, या फिर मैंने जो भी मेथड्स बताए हैं उसके साथ जाओ आप। और जो आपको डेटा जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डेटा तुरंत नहीं दिखेगा आपको, ये डेटा आने के लिए मतलब पॉपुलेट होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, और वो पता है कम से कम 3-4 महीने। हाँ, अगर नई वेबसाइट है तो हाँ, ठीक है। इसका हम लोग कल अलग अलग से इसके जो भी ऑप्शन है, कल एक अलग अलग हर एक ऑप्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग समझेंगे। एनीथिंग एल्स? तो बेसिकली कैसे है ये, मुझे पता है ये सर्च कंसोल का सब डैशबोर्ड वगैरह देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि बिगिनर्स को होता ही वो कंफ्यूजन। मैं खुद बिगिनर था, तब मुझे भी पता नहीं चला था ये क्या है वगैरह वगैरह। तो ये आप रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए, और कल फिर से हम ये रिवाइज करेंगे। तो एसईओ का क्या होता है, मैं इजी वर्ड्स में बताता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट। ओके, सो
बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट है और हर एक निश में वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है सातारा में, तो बहुत सारी कंपनीज है सातारा में, पुणे से कम है बट बहुत है। तो अब मेरी भी एक कंपनी है, राइट। सो गूगल के फर्स्ट पेज पे पहले 10 ही वेबसाइट दिखेंगे। हाँ, तो अगर 100 कंपनीज की 100 वेबसाइट्स है सातारा में, बट गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 ही दिखेंगे। और जो यूजर रहता है, किसी को सर्च करना है, किसी का बिजनेस का मार्केटिंग करना है, तो वो सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सातारा। बट मैं अगर मेरी वेबसाइट पहले 10 में नहीं है तो मुझे कॉल आएगा ही नहीं, मेरे वेबसाइट पे ही नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ या नहीं। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैंने नई वेबसाइट बनाई है तो 1-2 दिन में तो रैंक होती नहीं, 1-2 महीने में भी नहीं होती रैंक। तो मेरा गोल ये होना चाहिए कि मुझे 100 या 98 से 57 इस पेजेस में नहीं रहना, मुझे पहले पेज पे जाना है, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो मैं एसईओ करूंगा। तो एसईओ के इतने सारे फैक्टर्स है 255 जो सर ने बताए, ये गूगल ने तो नहीं डिफाइन किए, बट जो सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं गूगल एसईओ के, जिनको बहुत सारे एक्सपर्ट, फॉरेन के एक्सपर्ट बेसिकली, तो उन्होंने रिसर्च करके वो डिफाइन किए हैं, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। बेस्ट पॉसिबल हम वही कर सकते हैं। जो एक एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक में भी गलती कर दी हमने तो रैंकिंग चली जाती है हमारी। तो हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हमारे ये फैक्टर्स फॉलो करके प्रॉपरली हमारी वेबसाइट टॉप पे कैसे आ सकते हैं। अब दीपक सर, आप गूगल पे सर्च कीजिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सातारा, तो मेरी कंपनी की वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आती है। तो मैंने उसके लिए एफर्ट्स लिए। सर्च वॉल्यूम कम है, कंपटीशन कम है सातारा में, बट फिर भी मुझे कॉल्स आते हैं क्योंकि लोग सर्च करते रहते हैं और मेरी वेबसाइट देखी तो उस पेज पे जाते हैं, वो लोग कॉल करते हैं मुझे, फिर हमारी मीटिंग होती है। तो ये रहता है वेबिनार फनल। और एसईओ क्यों, AKB। हाँ akb.com। और पुणे के लिए 5th पेज पे, क्योंकि पुणे में कंपटीशन एक तो बहुत है और मैंने उस पर इतना एफर्ट्स लिया नहीं है। जब मैंने स्टार्ट की थी वेबसाइट तब वो थी 25th पेज पे, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब वो जाके 5th पेज पे आई। अगर मैं मेरी टीम लगाऊंगा, डेली एफर्ट्स लगाऊंगा, तो नंबर 1 पे भी आ जाएगी। उसमें भी कंपटीशन की वजह से 2-3 महीने लगेंगे। तो ऐसे यही है, हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, अदरवाइज कुछ यूज ही नहीं है हमारा, राइट। फेसबुक ऐड हम कब तक करेंगे, कितने पैसे हैं हमारे पास, मतलब जितने पैसे हैं हमारे पास तब तक करेंगे, बट हमारे पैसे खत्म हुए, बिजनेस में लॉस हुआ, तो मार्केटिंग बंद पड़ जाएगी हमारी, राइट। बट एसईओ तो फ्री है हमारा। एक बार साइट अपनी सातारा से मुझे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना नीचे के, उनसे मेरी डोमेन अथॉरिटी बहुत ही अच्छी है। अगर वो बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स लेंगे और मैं कुछ भी करना छोड़ दूंगा, तब मेरी पोजीशन जाएगी, तब तक मेरी नंबर 1 पोजीशन रहेगी, राइट। इसके लिए मुझे एक भी रुपया स्पेंड नहीं करना पड़ रहा गूगल को, मेरा फ्री है अब, मुझे कॉल्स आते हैं, राइट। अगर पुणे में करूंगा तो उससे ट्रिपल 4 गुना कॉल्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा है, पुणे में बहुत लोग हैं, राइट। तो ये करना होता है हमारा। और गूगल सर्च कंसोल क्या है, हम जो एसईओ कर रहे हैं, अब फेसबुक के एड्स करते तो फेसबुक के एड्स मैनेजर में हमें परफॉर्मेंस दिखता है, कितने लोगों तक पहुंचे, कितने कन्वर्जन आए। बट एसईओ का परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे, तो उसके लिए होता है गूगल सर्च कंसोल। वहाँ पे हमारे एफर्ट्स दिखते हैं, वहाँ से डेटा मिलता है हमें पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, हम कुछ गलतियां तो कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, राइट। तो इसलिए गूगल सर्च कंसोल होता है। अब गूगल एनालिटिक्स होता है, वो हम बाद में सिखाएंगे, तो वो किस लिए होता है, कितने लोग आए वेबसाइट पे वगैरह, कहाँ से आए, ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सर ने कहा एसईओ वास्ट टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा, शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया खुद के वेबसाइट पे तो ईजी आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, जब ये सारा सिखा के हो जाएगा हमारा या इन बिटवीन, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरी वेबसाइट टॉप पे कैसे लाई। एक बार मैंने आपको बता दिया, बट वो बताने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट। तो हम पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, सब सीखेंगे क्या है, और आखिर में मैं बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट कैसे टॉप पे आई, क्या किया मैंने, तो आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड डे पे होगा आपका मॉक इंटरव्यू एसईओ के। मतलब आप जब इंटरव्यू को जाएंगे, अब सबको जॉब तो नहीं करना, बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी करते होंगे, राइट। बट किसी को अगर एसईओ में जॉब करना है, एसईओ एग्जीक्यूटिव पोजीशन रहती है, उसमें भी बहुत कंपटीशन रहती है। सिर्फ थ्योरी पे वो सिलेक्ट नहीं करते, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। तो क्या करेंगे हम, मुझे पता है, मैंने खुद इंटरव्यू दिए एसईओ वाले वगैरह, और मैं अब बाकी लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ एसईओ की पोजीशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आपका ये चैप्टर होने के बाद मैं मेरे वेबसाइट कैसे रैंक हुई ये बताने के बाद मॉक इंटरव्यू लूंगा सबका, और उसमें क्लियर करूंगा क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कहाँ आप कम पढ़ रहे हो। और हर एक चैप्टर के लिए होगा, ये एसईओ के लिए होगा, बाद में फेसबुक एड्स के लिए होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा।
अब मुझे टोटली पता है कि ये आज का सेशन देख के आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चला होगा, मतलब एसईओ समझा है क्या है, बट गूगल सर्च कंसोल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इवन इफ यू सी अ रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस सेशन, स्टिल आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डोंट वरी, हम करेंगे अगले 4-5 दिन में, आपको धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये क्या है वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। Got it? गूगल सर्च कंसोल का जो भी जितना भी है आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ना, जब आपको समझ में आएगा सब इजी लगेगा। अरे कुछ तो बोला यार, इतना बोला मैंने। बराबर। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको डैशबोर्ड बताता हूँ, ओवरव्यू, जैसे परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट कितनी रैंक, मतलब कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशंस हो गए, सीटीआर क्या था वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा मैं कल समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये पूरा मेथड पूरा पूरा डेप्थ में पूरा नहीं, क्लियर हो सब जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, आइडियली इजी है, बस उसको एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो डिफिकल्टीज आती है वो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहले किया था ये, तो अच्छा। एक वेबसाइट है learnexpressenglish.com, उस पे मैंने पूरा वो प्रोजेक्ट में पूरा किया था। सो ये अच्छा। सब भी किया था, फिर आगे तक भी सब किया था। सो हम्म, हाँ, डाउट्स आते हैं, पर हम्म, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो इतना गाइडेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली हो जाएगा, बट ये है कि साथ साथ में करना पड़ेगा, बिल्कुल किया नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। साइमल्टेनियसली आपको दोनों वेज से चलना पड़ेगा, एक तो यस, सीखना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा। यस। और ये जो भी डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये जहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, हम लोग जितने जितने ऑप्शंस पे काम करते जाएंगे, यहाँ पे और ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। तो ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, एक एक ऑप्शन को, सबका मीनिंग समझेंगे, और इसका क्या मतलब रैंकिंग में कुछ इसका मीनिंग है या नहीं है, ये भी समझेंगे। तो वन मोर थिंग दीपक सर, हाँ, यस। अपना लोकल एसईओ और वर्ल्ड वाइड एसईओ करते हैं लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, तो मतलब दोनों तीनों में कुछ डिफरेंस आता है या क्या है एग्जैक्टली, या पूरा लोकल एसईओ कैसा होता है ना, जैसे जैसे अभी मैंने सर्च किया यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सातारा। पता ठीक है, है? अगर मैं यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी हम्म, अगर करता हूँ तो मुझे गूगल माय बिजनेस के रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, ये भी है ना गूगल माय बिजनेस, ये जो है ना लोकल सर्च, लोकल एसईओ के फैक्टर्स है। जैसे गूगल माय बिजनेस का जो भी प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, तो उसको उसको भी ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका होता है। जैसे वहां पे रेगुलरली हम इमेजेस या हमारे जो भी पोस्ट्स है वहां पे भी शेयर कर सकते हैं, और जो भी लोग हमें रिव्यूज देते हैं या कमेंट्स करते हैं या रिप्लाईज देते हैं, तो उनको भी हमें रिप्लाईज देना है। गूगल क्या करता है कि जो भी हम लोग लोकल एसईओ पे काम कर रहे हैं, मतलब गूगल माय बिजनेस पे, तो अगर हम लोग वहां पे रेगुलरली अपडेटेड है, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी गूगल सर्च, जो गूगल माय बिजनेस के रिजल्ट्स में आपका जो बिजनेस है टॉप पे दिखेगा। तो बेसिकली लोकल एसईओ बिजनेसेस के, लोकल बिजनेसेस के लिए होता है, मतलब जहाँ पे भी सिटीज में है। जैसे आप अगर मुंबई में है या पुणे में है या सातारा में है, तो आपको उस हिसाब से गूगल में बिजनेस के पेज को या प्लेटफॉर्म जो भी है उसमें आपको रेगुलरली कंटेंट शेयर करते रहना है, और आपको उस पोजीशन पे बने रहने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे तो आपको करते रहना है। ओके। सो लोकल एसईओ लाइक सेम गूगल में बिजनेस ही है, हाँ, लाइक ऐसा कुछ ये नहीं है ना, लाइक डिफरेंट कुछ? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल माय, सॉरी, बिजनेस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट जो भी है यहाँ पे आपको दिखेगा, साइन इन करता हूँ मैं। जैसे ये है ओनरशिप वेरीफाइड, रिव्यूज़, जितने भी रिव्यूज़ है वो आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पोस्ट डाल सकता हूँ, और एक इन्फो है मेरी बेसिक सी। ठीक है, और जो भी इन्फोज है, ठीक है, देन रिव्यूज़ है उनको रिप्लाई देना, मैसेजेस को रिप्लाई देना है, देन फोटोज़ है यहाँ पे, इन फोटोज़ को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ऐसे रेगुलरली आपको अपडेटेड, जैसे यहाँ पे जितने भी व्यूज़ आए, देखो यहाँ इस फोटो को 226 व्यूज़ है, बाकी के वीडियोस को 320, 544, जितने भी मैंने इमेजेस डाले हैं, तो ये सभी
वो लोकल एसईओ को ऑप्टिमाइज करते हैं आपकी जो जो रिगार्डलेस ऑफ योर वेबसाइट का तो अलग है, ठीक है, बट लोकल सर्च इंजन में लोकल जो एसईओ होता है ना गूगल में बिजनेस में, आपका पोजीशन टॉप पे होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। So क्योंकि on other जैसे hand, जैसे अभी अक्षय गूगल ने, में बिजनेस को ही ऑप्टिमाइज करना है local बिल्कुल इसके लिए। गूगल में लोकल बिजनेस के लिए है, लोकल फॉर बिजनेस। एग्जांपल तुम्हारा केक शॉप है, राइट, केक शॉप, और या तुम प्लम्बर हो, राइट। अब किसी को प्लम्बर चाहिए तो गूगल पे जाएगा और क्या सर्च करेगा, प्लम्बर इन सातारा, प्लम्बर नियर मी, तो आपका वो लोकल एसईओ में टॉप पे होगा, तो आपको फायदा होगा। अब एजेंसी बिजनेस तो फिजिकल बिजनेस है नहीं, Okay. अब सातारा से एक लाइन चाहिए जरूरी नहीं, राइट। और लोकल एसईओ में रैंक करना नॉर्मल रेगुलर एसईओ से रैंक करने में बहुत ही इजी, राइट। उसमें जो रिव्यूज फोटो वगैरह डाल सकते हैं Okay. हम और इजीली जैसे मेरा फोटो स्टूडियो है या फिर मेरा बेकरी शॉप है या कोई भी मेरा कुछ ऐसा है, जैसे केक का एग्जांपल दिया अक्षय ने, तो इस हिसाब से जैसे लोकल बिजनेसेस है ना, वो लोकल लोग ही सर्च करेंगे उसको। यस, तो यस, ये सेपरेट टॉपिक है, इसमें हम सेपरेट सेशन लेंगे, सेशन लेंगे इसके बारे में भी। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। Definitely. तो सबको समझ आया व्हाट इज एसईओ? वृषाली जी? फ्रैंकली एसईओ थोड़ा बहुत समझ में आया, बट गूगल कंसोल इज क्वाइट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नहीं अभी हमने गूगल सर्च कंसोल के बारे में समझा नहीं है, हाँ, हम लोग तो कल जो आपने जो समझेंगे। सिखाया वो इतना ठीक से कुछ भी नहीं समझा है, बट एसईओ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक यस है, यस यस यस, हाँ, ओके। सो सॉरी, सो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपका किसी का? फिलहाल तो कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरा तो। ठीक है ना, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं 8 बजे। ओके ओके, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, या थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।